ओके गाइज, तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट तो न्यूमेरिकल में ही हम लोग समझा देंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स के व्यू पॉइंट से चैप्टर खत्म करना है। बस इतना समझो कि एक पार्टनर है, वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, सभी पार्टनर की कंसर्न से, म्यूचुअल कंसर्न से वो जा सकता है। ठीक है, नोटिस दे करके कम से कम 6 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, बाकी जब वो पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है तो उस समय किन किन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हमें करना होता है, उस समय क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं। बेसिकली वही 5-6 तरीके के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले तो चेंज इन PSR के अंतर्गत गेनिंग रेशियो निकालना होता है, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है तो उसके जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, वो लोग गेन करते हैं उसके जाने से, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो अपने ओल्ड रेशियो में या फिर किसी स्पेसिफिक या एग्रीड रेशियो में। ठीक है, तो जैसी भी कंडीशन होगी तो उसके कारण जो ओल्ड पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो वो किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, तो ये हमें चेंज इन PSR के अंतर्गत देखना होता है। और दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस भी करता है, तो वो भी चीज़ हमें समझनी होती है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि जो भी पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है उसको अपने गेन शेयर से, मतलब इनफैक्ट गेन शेयर क्या, उसका प्रॉफिट शेयर ही उसका गेन शेयर है, उसका जो प्रॉफिट शेयर था उस प्रॉफिट शेयर से पूरी फर्म की गुडविल में अपने प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंगली उसको गुडविल चाहिए होती है। और ये गुडविल उसको कौन प्रोवाइड करता है, जो लोग गेन कर रहे होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स में से या रिमेनिंग पार्टनर्स में से जो लोग गेनर होते हैं वो लोग उसको गुडविल प्रोवाइड करते हैं। इसे बोलते हैं कंपनसेशन। तो इसको वो लोग कंपनसेट करते हैं गुडविल के माध्यम से। ठीक है, और इसे गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं। पूरी फर्म की गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है उतना अमाउंट। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा ओल्ड पार्टनर्स में से गेनर होते हैं तो वो अपने गेन रेशियो में कंपनसेट करते हैं। और किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो मैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन समझा दूंगा। इसके बाद एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके अंदर हमें देखना होता है कि जो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कभी कभी कंटिन्यू करते हैं ये लोग नई फर्म में और कभी कभी कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इसके अलावा आपका जो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको सभी पार्टनर्स में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस प्रॉफिट और लॉस को। और फिर इसके बाद हम लोग रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर जो है उसका अमाउंट डिटरमाइन करते हैं कि कितना अमाउंट हमें उसको देना है, वो उसके कैपिटल अकाउंट के माध्यम से हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है मोड, पेमेंट मोड। जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर भी 2-3 तरीके हैं। कभी कभी हम उसको इकट्ठा पेमेंट दे देते हैं, कभी कभी हम उसके अमाउंट को बाद में देने का विचार बनाते हैं तो उसके लोन अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम उसको इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं, लोन अकाउंट में भी अपकमिंग ईयर्स में हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट देते हैं, और कभी कभी हम उसके एन्युटी के अकॉर्डिंग भी करते हैं, तो जैसा भी कंडीशन है। ठीक है, और लास्ट में टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं अब वो लोग अपने प्रॉफिट को, वो लोग अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। या फिर किसी एग्रीड रेशियो में वो लोग अपनी कैपिटल करना चाहते हैं तो इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये सारे प्रोसीजर ऑलमोस्ट देखने में कुछ कुछ रिवैल्यूएशन जैसे, एडमिशन जैसे चैप्टर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसी कड़ी में अपने रिटायरमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल रहेगा एग्जाम्पल 39 TS ग्रेवाल फुल। ये क्वेश्चन मैं तमीज से कराऊंगा बोर्ड पर पूरा, ताकि आपको समझ में आए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। एग्जाम्पल 39 TS ग्रेवाल फुल। देखो बेटा, कोशिश करेंगे 15 मिनट में इस क्वेश्चन को खत्म करें ना। चलिए, X, Y एंड Z वर पार्टनर्स, X, Y एंड Z वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6।
इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/6, यानी कि अगर हम बोले तो ओल्ड PSR ऑफ X, Y एंड Z, ओल्ड PSR ऑफ X, Y, Z 1/2, 1/3, 1/6, ठीक है। तो इसको आप रेशियो में कर लीजिए 3:1, तो इनका जो रेशियो हो गया वो हो गया 3:1 ओल्ड रेशियो। फिर आगे बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2023 वर एज फॉलो, वॉज एज फॉलो। एक बैलेंस शीट दी हुई है। जेड रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स दिए हैं, लास्ट में क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एंट्रीज फॉर द रिटायरमेंट ऑफ, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर जेड्स रिटायरमेंट। मतलब हमें जर्नल एंट्री करनी है बेसिकली, और इसके अलावा हमें अपने अकाउंट्स बनाने हैं। जर्नल एंट्री इसने वैसे गुडविल के रिगार्डिंग पूछी है, लेकिन मैं तो आपको ओवरऑल करा देता हूँ उस क्वेश्चन में, ताकि किसी और क्वेश्चन में आपको करने का तरीका आ जाए, ठीक है। तो देखिए पहले हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करना है। इसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, इसके अलावा कैश या बैंक अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, अगर कोई ट्रांजैक्शंस होंगे तो बनाना, वैसे इसमें पूछा भी नहीं है ना। फिर बनाएंगे आप बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट जो बनेगी वो बनेगी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, तो फिर वो जो डेट है वो एक दिन बाद की डलेगी, जिस दिन रिटायर हुआ है उस दिन की डेट नहीं डलेगी बल्कि नेक्स्ट डे की डलेगी। तो ये भी थोड़ा सा देखने वाले पॉइंट है। इसने बैलेंस शीट पूछी है आफ्टर जेड रिटायरमेंट, तो मतलब सीधा सीधा 1 अप्रैल ही हो गया। बैलेंस शीट एज एट अप्रैल 1, 2023, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। ये 3 तो हमारी अकाउंट्स और स्टेटमेंट हो गए। अब इसके बाद हम लोग अपनी इधर जनरल एंट्री कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैपिटल के बैलेंसेस पुट करने हैं। इसमें तीनों पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं 6,80,000 बाय बैलेंस BD। एक्स का है 6,80,000, ठीक है। वाई का है 3,20,000 और जेड का है बेटा 2,10,000। इसके बाद आपको अपना और तो बैंक का बैलेंस वगैरह कुछ है नहीं क्योंकि अकाउंट नहीं बना रहे हो आप, है ना। फिर आपको क्या करना है, एक एक करके अपनी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। सबसे पहले कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। भाई मैंने अभी आपको बताया कि जो गुडविल होती है उसके लिए आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गेन प्रॉफिट शेयर क्या है या उसका प्रॉफिट शेयर क्या है। तो ये तो हमें पता है, जेड रिटायरिंग कर रहा है तो जेड का जो प्रॉफिट शेयर है दैट इज 1/6 जेड का, ठीक है। और पूरी फर्म की गुडविल हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख। तो आप जेड्स गुडविल अगर आप निकालते हो तो वो निकल आएगी 3 लाख इंटू 1/6, यानी कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा वो 50,000 के अमाउंट से होगा, ठीक है। फर्म की गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट ऑफ गुडविल आता है जेड का। अब इस गुडविल को कंपनसेट कौन करेगा, अपनी कैपिटल के माध्यम से इस गुडविल को कंपनसेट करेंगे वो लोग जो गेनर है। अब कैसे पता चलेगा कि गेन कौन कर रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कीजिए, गेन रेशियो आ जाएगा और उसका फिर गेन PS निकल आएगा। और अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है और कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है न्यू रेशियो या गेन के रिगार्डिंग, तो फिर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन जो ओल्ड रेशियो होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, रिमेनिंग पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो होता है वही रिमेनिंग पार्टनर्स का गेन रेशियो होता है और वही रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो होता है। जैसे अभी ये Z जा रहा है, अब रिमेनिंग रेशियो एक्स और वाई का कितना बचा, 3:1,
2। अगर कोई कंडीशन क्वेश्चन में नहीं हुई तो यही इनका गेन रेशियो रहेगा और यही इनका न्यू रेशियो रहेगा। तो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया, नहीं दिया। तो यही हमारा गेन रेशियो है, यानी कि जो हमारी गुडविल है 50,000 की वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 30,000 और 20,000 उसकी जर्नल एंट्री होगी गुडविल की हमारी। जो गेनर है उनकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स्ड मेथड होता तो करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता। 30,000 20,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। किसी का कोई भी डाउट रहे हैंड रेज कीजिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल, ये एंट्री आपकी होगी। तो इस एंट्री के बिहाफ पर आप यहाँ पोस्टिंग करोगे, यहाँ आ जाएगा टू जेड्स कैपिटल 30,000 20,000। यहाँ आ जाएगा वाई एक्स कैपिटल, वाई वाइज कैपिटल 30,000 20,000। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया एडजस्टमेंट में जो है न्यू फॉर्म की में। इसके बाद सेकंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो डिक्रीज इन असेट्स से सबको पता है जर्नल एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, 20% का पेटेंट हमें डिक्रीज करना है। पेटेंट हमारा है 1 लाख का, तो 20,000 रुपए का, तो पेटेंट डिक्रीज हो गया। आगे ये क्वेश्चन में बोल रहा है एंड मशीनरी को एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। उसके स्टेटमेंट्स देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप 90% से रिड्यूस कर दो। ऊपर पहले वाले में लिखा था रिड्यूस्ड बाय 20%, अब लिखा है रिड्यूस्ड टू 90%। इसका मतलब 10% से रिड्यूस करना है, ना कि 90% से रिड्यूस करना है। टू और बाय में फर्क होता है, समझ में आ रहा है ना। रिड्यूस्ड बाय 20% यानी कि 20% से रिड्यूस करना है। रिड्यूस्ड अप टू 90% इट मीन्स कि 10% से रिड्यूस करना है, उसको घटा करके 90% पे लाना है। तो आपकी मशीन जो है वो है 5 लाख की, तो 10% हो गया 50,000। अकाउंट आप अपने आप लगा लेना, समझाने के लिए काम है मेरा बस। इसके अलावा अब आपका ये हो गया 70,000, ठीक है। कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। टू पेटेंट टू मशीनरी, कोई दिक्कत भूमिका? कोई दिक्कत है इसमें? 50,000। इसके बाद आगे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रेज्ड टू 60%। देखो टू और बाई का फर्क है, बार बार बोला जा रहा है। पीवीडी को आपको कहां तक लेके आना है? 6% तक लेके आना है। तो बच्चों ये जो 6% होता है ना, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में जो क्वेश्चन में डेटर्स 380 के दिख रहे हैं उस पर निकाल देते हैं। नहीं, डेटर्स हमारे 4 लाख के जो हैं ओरिजिनल डेटर्स में निकलेगा। तो 4 लाख का 6% बनाओगे तो वो बनेगा 2 लाख, वो बनेगा 24,000। और आपके पास पहले से जो पीवीडी है वो है 20,000। तो पीवीडी आपको जो क्रिएट करनी है वो ओनली 4,000 की करनी है, ठीक है। तो उसकी एंट्री हो जाएगी इंक्रीज इन लायबिलिटी वाली एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू पीवीडी, वो फिर यहां आ जाएगी टू पीवीडी। और न्यू बैलेंस शीट में भी चीजें लिखते चलना। मशीनरी अब आपकी हो गई, मशीनरी आपकी कितने रुपए की मशीनरी थी पहले? 5 लाख की, तो अब उसकी 4.5 लाख की रह गई डेप घटाने के बाद, ठीक है। और आपका पेटेंट जो है वो आपका कितना था? 1 लाख का, अब वो रह गया 80,000 का। और डेटर्स जो है आपके 4 लाख के थे, जिसमें आपकी पीवीडी बन गई 24,000 की। आ रही होगी बात समझ में? साथ साथ दिखाते जाना ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है सोनल। इसके बाद बेटा आगे बोल रहा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 इज टू बी क्रिएटेड। मतलब आपको जो लायबिलिटी बनानी है वो बनानी है वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो बनाना है वो 60,000 रुपये का बनाना है। और आपके पास आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 का। तो आप क्या करेंगे, इस रिजर्व में से पहले आप जितना क्लेम बनाना है उतना क्लेम के लिए ट्रांसफर कर देंगे, बाकी का जो रिजर्व बचेगा वो सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
120 का रिजर्व है जिसमें से 60,000 का क्लेम है। बाकी जो बचेगा वो तीनों पार्टनर एक्स में, वाई में और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एक्स कैपिटल, वाईस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट जब आप करेंगे तो ये हो गया 6, 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है बच्चों, इससे आप जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए आपका जो बैलेंस शीट है उसमें चला जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000, और यहाँ आ जाएगा वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000, 20,000 और 10,000। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके बाद इसने बोला है जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। तो पहले मार्केट वैल्यू समझे। हमें क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी है 150। बुक वैल्यू वो होती है जो बाहर अमाउंट के कॉलम में होती है, और ब्रैकेट में जो होती है वो मार्केट वैल्यू होती है। आपके इन्वेस्टमेंट इस समय बुक वैल्यू 150 के हैं, मार्केट में उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो 26,000 रुपये आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई, पहले उसकी जर्नल एंट्री करो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बोलिए नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 26,000 रुपये की जर्नल एंट्री पहले आप ये करेंगे। ये फिर आपके इधर आ जाएंगे वाई इन्वेस्टमेंट, 150 के इन्वेस्टमेंट जो है 176 की हो गई ना। ठीक है, अभी आपको कायदे से ये नए वाले इन्वेस्टमेंट जो है 1,76,000 के, ये आपको बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाने चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि इसको जेड लेके जा रहा है, तो फिर भैया उसकी एंट्री होती है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्राइस पे 176। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में इधर आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, और अभी ये इन्वेस्टमेंट जो है न्यू बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बोल रहा है अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड। रुको, पहले ये जब पेमेंट वाली बात होती है वो सबसे लास्ट में करते हैं। अब देखिए एडजस्टमेंट में तो कोई और पॉइंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तीन चीजें होती हैं वो भी हमें, और एग्जिस्टिंग गुडविल, ये सब चीजें हैं, इन्हें हमें समझना होता है। आप देखिए आपके पास एक तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है बच्चों, वो लाइबिलिटी होती है, फिक्स्ड लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, तो इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। ठीक है, आप अपना, आपके पास देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जिसका आपने कोई यूज नहीं कर पाए आप, है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सभी पार्टनर्स में उनकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से। ये जो हमारे पास रिजर्व है वो 60,000 रुपये का है। 3:1 में जाएंगे तो 30,000, 20 और 10, ये भी इधर आ जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके बाद असेट साइड में आप देखेंगे, असेट साइड में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दिख रही है 60,000, वो ओल्ड पार्टनर्स में, सभी पार्टनर्स में उनकी कैपिटल में डेबिट हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, डेबिट हो जाती है ना, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाती है। इसका मतलब इसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल डेबिट, वाईस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। रिटायरिंग वाले को भी सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 60,000 रुपये की गुडविल है, रेशियो वही है 30, 20 और 10, वो यहाँ आ जाएगी टू गुडविल। ठीक है, इसके बाद एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिटियस एसेट्स वगैरह होती हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये इनको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में, उनकी कैपिटल में से चार्ज करना होता है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के में से, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, एक्स कैपिटल डेबिट, वाईस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है बेटा 36,000 का, और रेशियो हमारा वही 3:6:1 है, तो 6,000, 12,000 और 18,000। ठीक है, तो ये भी इधर आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
अब सारी चीजें हो गई गाइस। अब आपको क्या करना होता है, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होता है। पहले आउटगोइंग पार्टनर का हिसाब बंद करने से पहले आपको अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना होता है। 20, 50, 70, 74,000 डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, आपको रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन पर लॉस होता है तो एंट्री हो जाती है आपकी एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लॉस जा रहा है आपका 74 में से, लॉस बेटा आपका निकल के आएगा 48,000 का, और इसको आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 24,000, 16,000 और 8,000। ठीक है, तो ये आपका इधर आ जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड 48, 24, 16 और 8, और फिर यहाँ भी आ जाएगा उस एंट्री के कारण टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24, 16 और 8। ठीक है भाई, इसके बाद आपको अपना आउटगोइंग पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट करना है कि उसको कितना अमाउंट आपको अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। वो कैसे करते हैं आप, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल में से रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं, जो बैलेंस बचता है वो निकल के आता है अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर आप देखोगे तो जेड है ना रिटायरिंग पार्टनर, जेड का देखिए 2,10,000, 30,000, 20,000 और 10,000 और 10,000, इन सबको जब आप कंसीडर करोगे तो इसका टोटल बनेगा 2,80,000। ठीक है, ये जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 2,80,000। अब ये जो अमाउंट आपको उसको देना है, नहीं इसमें से आप इसका डेबिट साइड माइनस करो, 1,76,000, 10,000, 6,000 और 8,000। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बेटा, जो बचेगा वो बचेगा 80,000 रुपया। ये सब चीज़ें माइनस करने के बाद उसके ध्यान से सुनिएगा, रिटायरिंग पार्टनर को जो पेबल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 80,000। गाइज अगर क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे बंद करना, मतलब उसके अकाउंट को इस तरीके से क्लोज करना है, टू जेड्स लोन अकाउंट 80,000, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री होती है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट 80,000। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो, और फिर ये चीज यहां आ जाती है जेड्स लोन 80,000। बात समझ में आ रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन है, तो इस क्वेश्चन की कंडीशन समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस 50% ऑन रिटायरमेंट, मतलब आप उसको दे रहे हो पैसा 50%, यानी 80,000 का 50% 40,000। तो जब आप जेड को पेमेंट दे रहे हो तो लोन में पूरा नहीं डाल रहे, उसको पेमेंट दे रहे हो टू बैंक अकाउंट 40,000। ठीक है ना, जेड के 80,000 के हिसाब में से 40,000 रुपये आप उसको दे रहे हो, तो वो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए दे रहे हो आप उसको, 40,000। ऑल राइट, बात आ रही है ना समझ में, यहां तक आपकी पिक्चर क्लियर हो गई। अभी उसका 80,000 रुपये का हिसाब है ना, अभी उसमें से आपने उसे 40,000 रुपये दे दिए, अभी एंट्री करेंगे बैलेंस। ठीक है, और फिर अब आप उसे बैंक अकाउंट में जब जाओगे, बैंक का बैलेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना दिया है 57,500, जिसमें से आप 40,000 रुपये माइनस कर दोगे क्योंकि आपने दे दिए ना। समझ में आ रहा होगा सारी बातें अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद अब बचा भैया बाकी का 40,000, कुछ नहीं बोलेगा तो लोन में डाल देंगे, लेकिन फिर भी कुछ बोला है उसने। 50% ऑफ द बैलेंस, लिसन, रिमेनिंग 50% नहीं कह रहा है, जो बैलेंस बचा है यानी कि 40,000 उसका भी 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर। अब 1 साल बाद दोगे आप उसे, तो इसका मतलब अभी जब तक क्या करोगे उसके लोन में डाल दोगे, तो आप उसका टू जेड्स लोन 40,000 का 50% बोले तो 20,000, जेड्स लोन अकाउंट 20,000, जेड्स लोन अकाउंट 20,000। आ रही है बात समझ में। अब बचे बाकी के 20,000, उसका क्या करोगे, एंड द बैलेंस यानी कि 20,000 जो बचा, बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट 3 मंथ। हमने 3 मंथ का उसका एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसने हमारे ऊपर एक बिल लिख दिया
जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब भी हम बिल एक्सेप्ट करते हैं तो जर्नल एंट्री हो जाएगी यहाँ पर जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जेड कैपिटल से कनेक्टेड था हमसे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो यहाँ आ जाएगा टू बीपी, वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी टू बिल्स पेबल अकाउंट। इस तरीके से आउटगोइंग पार्टनर का हिसाब किताब पूरा फिनिश हो गया। समझ में आ गया? ये आपका जाने वाले का सिस्टम फिनिश हो गया। इसके बाद जो बाकी के पार्टनर्स बचे हैं उनका बैलेंस निकाल लो। इधर पहले एक्स का बंद करो, डेबिट साइड का टोटल एक्स का जो आ रहा है वो आ रहा है 7,40,000। उसमें से ये डेबिट साइड की सारी चीजें लेस कर लोगे तो 6,38,000 बचेगा, वो बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सी डी 6,38,000, ठीक है ना। और वाई का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है बेटा 3,60,000। उसमें से डेबिट साइड का जो टोटल लेस करके जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 2,92,000, ठीक है। इनकी कोई एंट्री नहीं होती बैलेंस बचाने की, सीधे इसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। कैपिटल एक्स और वाई, एक्स की हो गई आपकी 6,38,000 और वाई की हो गई 292, तो ये जो टोटल कैपिटल है वो हो गई 9,30,000। आगे बात समझ में? अब बाकी जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज बची जो रीवैल्यूड नहीं हुई हैं वो सेम बुक वैल्यू पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी न्यू बैलेंस शीट में। अब आपका बचा है इसमें क्रेडिटर बचा है 2,10,000 का, और रिजर्व आपके खत्म हो गए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा 60,000 से। बाकी असेट साइड में क्या क्या बच रहा है, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 376,500, और आपका इन्वेस्टमेंट हो गए, इन्वेस्टमेंट तो अब जाएंगे ही नहीं, पेटेंट आपके हो गए, मशीन आपकी हो गई, गुडविल खत्म हो चुकी है, एडवर्टाइजमेंट खत्म हो चुका। अब जो टोटल आएगा वो इक्वल आ जाएगा। जो टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का वो आ रहा है 13 लाख। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई तो पूछ लो। ओके गाइज, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनिएगा जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल 38 टीएस ग्रेवाल, पार्ट एग्जाम्पल 38 टीएस ग्रेवाल पार्ट। इसमें गाइस कौन सा पार्ट करना है आप सुन लीजिए, क्वेश्चन पूरा इसी की तरीके से जैसा भी कराया है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान रखना, पार्टनर इसके अंदर है जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके नाम हैं गोपी, कृष्ण और राम। 3 पार्टनर हैं, गोपी, कृष्ण और राम, ठीक है। इसमें जो पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है वो मिड वाला फर्स्ट वाला पार्टनर है गोपी, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नंबर 3 जो मुझे आपको समझाना है वो ये कह रहा है कि कृष्ण एंड राम इंट्रोड्यूस्ड 20,000 and 5,000 respectively into the business and 16,200 were paid to be Gopi and the balance due to Gopi was to be paid in 3 equal annual installment along with interest 9% per annum। और गोपी जो रिटायर हुआ है वो 1 अप्रैल 2020 को हुआ है, और लास्ट में आपसे बनवा रहा है गोपी का लोन अकाउंट अंटिल इट इज पेड। ये आपको पार्ट समझने इतना। तो देखो भाई, रिवैल्यूएशन जैसे बनता है वैसे बना लेना, ठीक है। और अब इसमें कृष्ण और राम घर से 20,000 रुपये और 5,000 रुपये लेके आए हैं, जर्नल एंट्री कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्ण कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल, 20,000 और 5,000। उसको फिर आप कहाँ डालोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल दोगे बाय बैंक के नाम से, ठीक है। और बैंक का बैलेंस भी उनसे क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें आप करोगे 1 अप्रैल 2020 को। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आपने आउटगोइंग पार्टनर को थोड़ा सा पेमेंट किया है 16,200 रुपये का, उसकी भी जर्नल एंट्री मैंने अभी बताई थी आपको। गोपीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,200। और बच्चों बाकी का उसका जो बैलेंस बचेगा
वो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो उसकी जनरल एंट्री होगी गोपीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपीज लोन अकाउंट। तो यानी कि गोपी का जो कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा वो गोपी के लोन के नाम से क्लोज होगा, और जो अमाउंट आएगा बेटा सॉल्व करके 27,000 आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 27,000, और जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें जो अमाउंट जाएगा वो 27,000 गोपी के लोन के अकाउंट के नाम से जाएगा लायबिलिटी साइड में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2020 को। इसके बाद रिवैल्यूएशन बन गया, कैपिटल बन गया, बैलेंस शीट बन गई, जैसा कि इस क्वेश्चन में बनाई थी। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन एक्सटेंड कराया गया है। इसमें लोन अकाउंट को तब तक बनाना है जब तक कि पूरा की पूरा उसका अकाउंट जो है वो फिनिश नहीं हो जाता, बैलेंस उसको हम दे नहीं देते। और हमें जो उसका बैलेंस है ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट रहेगी 9%। तो गाइज अब हम इसमें आपको लोन अकाउंट बनाना बता देते हैं पार्टनर का। देखिए आप खुद से समझिए, 1 अप्रैल को जो आपने एंट्री की होगी, एग्जाम्पल है ये 38 TS है ना, आप खुद से समझिए जब आपने अप्रैल 1 2020 को जो जनरल एंट्री की होगी वो की होगी गोपीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपीज लोन अकाउंट। ठीक है, अब आप बना रहे हो गोपी का लोन अकाउंट। यहां एक लोन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। टू 2020-21 अप्रैल 1 बाई गोपीज कैपिटल अकाउंट। इस जनरल एंट्री के बिहाफ पर ये चीज यहां आ गई। ठीक है भाई, इसके बाद अब आप जो पेमेंट करोगे वो ईच ईयर 31 मार्च को करोगे एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो भाई 27,000 में 3 का तो अभी तो आपने नहीं दिया ना पूरी साल कोई पेमेंट, तो आप उसको इंटरेस्ट दोगे। तो उसकी एंट्री होगी मार्च 31, 2021 को। फॉर्म के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन गोपीज लोन। गोपी के लोन में क्रेडिट हो जाएगी टू गोपीज लोन अकाउंट। जब भी हम किसी पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, ये मैंने फंडामेंटल में भी कराया था, है ना। तो अब तो नॉर्मल वाला टॉपिक हो गया ना कि पार्टनर ने हमको लोन दिया है ना। तो पार्टनर को हम लोन देते तो जनरल एंट्री आपको पढ़ाई थी मैंने, इंटरेस्ट ऑन गोपीज लोन अकाउंट डेबिट टू गोपीज लोन। कितना 27,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज निकालोगे 9%। ऑल राइट, तो ये आपका निकल के आएगा 2,430 रुपए। आ रही है बात समझ में? तो वो आप यहां ट्रांसफर कर दोगे मार्च 31, 2021 को टू गोपीज, नहीं टू इंटरेस्ट, गलत कर दिया मैंने, सॉरी। इधर आएगा मार्च 31, क्योंकि जनरल एंट्री से देखोगे ना बाय इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आप एक पेमेंट करोगे, 1 साल पूरा हो गया ना, इसलिए मार्च 31 को गोपीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 9,000 रुपए, क्योंकि 27,000 रुपए के बैलेंस को 3 बराबर की किश्तों में देना था। तो ईच ईयर 9,000 प्लस इंटरेस्ट देंगे आप। 9,000 प्लस ये 2,430 रुपए की इंटरेस्ट, 11,430 रुपए आप उसको दे दोगे। आ रही है बात समझ में? तो टू बैंक अकाउंट। बाकी जो बचेगा इस अकाउंट का वो बैलेंस बचा लोगे। आगे बात समझो बच्चों। अब अगली बार फिर से ये वाली इंटरेस्ट की एंट्री होगी 18,000 रुपये, फिर 9,000 प्लस वो इंटरेस्ट की एंट्री होगी, ये वाली पोस्ट करेंगे, बैलेंस निकलेगा। 3 साल तक बनाना, काम खत्म। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कंप्लीट कर लेने से खुद से। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 41 TS ग्रेवाल, पार्ट फुल नहीं करना, पार्ट। देखिए इसमें क्या समझना है हमें, इसमें XYZ 3 पार्टनर हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो इनका कैपिटल रेशियो है।
पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, इनके जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं 90,000, 60,000 और 30,000, 90,000, 60,000 और 30,000। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए आप 963,321, ये आपका रेशियो माना जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात इसने बोलो नहीं यार, दूसरी बात इसने बोला है आपका डेटर दिया हुआ है 21,000, आपको पीवीडी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 1400, ठीक है। इसने बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज्ड अप टू 10%। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो शायद हम करा चुके हैं, है ना। तो ये तो हमने करा दिया कि उसको 10% तक बढ़ा के लाना है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपने कर लिया है। चलिए इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि ध्यान से सुनिए, इसमें लिखा है कि एक्स एंड जेड, क्योंकि इसमें वाई जो है वो रिटायर हो रहा है, तो इसमें बोला गया है कि एक्स एंड जेड हिल रहा है, इसमें बोला है एक्स एंड जेड हु विल शेयर प्रॉफिट इन नियर फ्यूचर 3:1। तो बच्चों आप लोगों को कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि सर न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में तो गिवन है, पर भैया देखो तो सही क्या दिया है 3:1। अच्छा गया कौन था, वाई, भैया बच के आ रहा था 3:1 और दिया कितना है न्यू रेशियो 3:1। इसका मतलब न्यू रेशियो जो है वो रिमेनिंग रेशियो से, रिमेनिंग ओल्ड रेशियो से अलग नहीं है। तो आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, यही गेन रेशियो होगा और यही न्यू रेशियो होगा, क्योंकि जब तक ये डिफरेंट नहीं होता तब तक आप इसको अलग से कैलकुलेट मत कीजिएगा, ठीक है। एक इसमें पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर वॉज 2,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट अराइज। यानी वो ये कह रहा है कि हमारे क्रेडिटर के अंदर एक आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम डला हुआ है, अब हमें उसका पेमेंट नहीं करना। वो आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रहा, लेकिन वो क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है। फिलहाल आप ये समझिए कि आपको अपनी एक लायबिलिटी जो क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है, डिफरेंट नेम से इंक्लूड है क्रेडिटर के अंदर, उसका पेमेंट नहीं करना, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हो गया। तो आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, बल्कि आप जनरल एंट्री करना क्रेडिटर, क्योंकि वो क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है। आप एंट्री करना क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अमाउंट रहेगा आपका 2,500 रुपये, 2,500 रुपये क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे तो बैलेंस शीट में आप इसको क्रेडिटर में से 16,000 में से 2,500 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, इसमें बोल रहा है एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,20,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी। गाइज यहां पर टॉपिक आपका इंक्लूड हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें यह बोला गया है कि वाई के रिटायरमेंट के बाद एक्स और जेड की जो न्यू कैपिटल होगी वो रहेगी 1,20,000 और ये उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आपको पता है ये कहलाती है रिक्वायर्ड कैपिटल या न्यू कैपिटल। इसको आप लोग कहां पर पुट करोगे, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वहां पर जो टू बैलेंस सीडी लिख रहे थे आप वो लिखोगे, और कितना लिखोगे 1,20,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके 30,000 और 90,000। ये आपका कहलाएगा रिक्वायर्ड कैपिटल, ये आपका कहलाएगा रिक्वायर्ड कैपिटल, ठीक है। और आपको रिक्वायर्ड कैपिटल जो है उस रिक्वायर्ड कैपिटल को कंपैरिजन करना पड़ेगा एडजस्टेड कैपिटल से। एडजस्टेड कैपिटल आपको कहां मिलेगी, एडजस्टेड कैपिटल आपको मिलेगी बैलेंस शीट में। जब आप अपना कैपिटल अकाउंट बनाओगे एक्स का और वाई का, तो उसके क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल जब आप माइनस करोगे तो जो निकल के आएगा वो कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल, और ये आपका रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल तो आपने रख दी टू बैलेंस शीट के नाम से एक्स में और जेड में, और बैलेंस शीट में यही रिक्वायर्ड कैपिटल जाएगी। लेकिन आपको फिर रिक्वायर्ड कैपिटल से कंपैरिजन करना पड़ेगा एडजस्टेड कैपिटल को। अगर आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल ज्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल कम है तो जिस पार्टनर की ये डेफिशिएंसी आ रही है इसको वो कैश में लेकर के आएगा, है ना। और अगर आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल कम है और किसी पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है तो इस एक्सेस को वो विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर होगा क्या, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही पार्टनर
जो हैं एक्स और जेड, उनकी रिक्वायर्ड कैपिटल ज़्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल कम है, तो वो दोनों लेके आ रहे हैं। एक्स की जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 600 रुपये और जेड का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 200 रुपये। तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, फिर वो कैश में भी चला जाएगा, कैश में बैलेंस बढ़ जाएगा और कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं, वीडियो सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 43 टीएस ग्रेवाल पार्ट। ये भी फुल नहीं करना, हमें पार्ट करना है। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें बेटा आपको पार्टनर दिए हुए PQR 3 पार्टनर्स है। ठीक है, PQR पार्टनर्स है, ये बुक हटाओ इस पे से, बुक इस पे मत रखो। PQR 3 पार्टनर्स है बेटा, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:1। इसमें एक पॉइंट, इसमें क्यू जा रहा है सेकंड नंबर का पार्टनर। इसने थर्ड पॉइंट बोला है, अपनी अपनी पढ़ाई करो। थर्ड पॉइंट बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। फर्म की गुडविल दी हुई है 18,000 एंड द एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। देखिए एडमिशन चैप्टर में अलग तरीका था रेजिंग राइटिंग ऑफ का, ये रिटायरमेंट चैप्टर है, रिटायरमेंट चैप्टर में अलग तरीका है रेजिंग राइटिंग ऑफ का। ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आपको गुडविल को रेजिंग और राइटिंग ऑफ करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो रेजिंग और राइटिंग ऑफ आप किस अमाउंट से करवा रहा है। वो क्या पूरी फर्म की गुडविल के अमाउंट से करवा रहा है, क्या वो रेजिंग और राइटिंग ऑफ पूरी फर्म की गुडविल के अमाउंट से करवा रहा है, या जो हमारा आउटगोइंग पार्टनर है, जो हमारा आउटगोइंग पार्टनर है उसके पार्ट की गुडविल से करवा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि रेजिंग राइटिंग ऑफ पूरी फर्म की गुडविल के अमाउंट से करवा रहा है या जो हमारा आउटगोइंग पार्टनर है उसके पार्ट से करवा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ये माना जाएगा कि पूरी फर्म की गुडविल के पार्ट से करवा रहा है। तो पूरी फर्म की गुडविल के पार्ट से जब रेजिंग राइटिंग ऑफ करवाता है तो बच्चों 2 एंट्रियां होती हैं, तब हमारी 2 एंट्रियां इसके अंदर कनेक्ट होती हैं बेटा। सबसे पहले हमें एंट्री करनी होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सभी पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है उनके ओल्ड रेशियो में पूरी फर्म की गुडविल से। पूरी फर्म की गुडविल इसमें दी हुई है 18,000। पार्टनर्स के नाम है इसके अंदर PQR, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, बोलिए नहीं, आर्ट्स कैपिटल। रेशियो रहेगा 3:1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000। पहली बात सबके समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर इस वाली ये हो गई हमारी गुडविल अकाउंट ओपन हो गया हमारा। अब हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, इसे कहते हैं गुडविल अकाउंट रेस करना, और फिर हमें इस गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ करना है। तो वो गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ कैसे होगा, गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ होता है रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके न्यू रेशियो में, रिमेनिंग पार्टनर्स में बेटा उनके न्यू रेशियो में। ये रेशियो बहुत दिक्कत देगा, ध्यान रखना, क्योंकि अगले वाले मेथड में गेन रेशियो में जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत कर लेना। रिमेनिंग पार्टनर में उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन से बचे, पीस कैपिटल, आर्ट्स कैपिटल टू गुडविल। 18,000 इसमें न्यू रेशियो क्या है बच्चों, इसमें आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, तो एज यूजुअली 3:1 है, 2 हटा दो, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 4,500 और 13,500। इसको फिर आप अपनी कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दोगे, इस एंट्री को भी और इस एंट्री को भी। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन, ध्यान से सुनिए वर्ड्स, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। देखिए गाइस, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप इस क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करा रहा है, ये बोल रहा है हमारा तो रूल ये था ना कि सर जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है उसमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी फर्म की जो नई कैपिटल होती है वो उनके न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अलग तरीके से भी ये लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जा सकते हैं, अलग तरीके से भी ये लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जा सकते हैं। हाँ, तो अगर वो चाहे, फर्म चाहे, तो वो लोग अपनी कैपिटल को किसी स्पेसिफिक रेशियो में भी
कंफ्यूज मत हो जाना, तुम्हें लगे सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वाओ सर न्यू रेशियो इक्वल हो गया घंटा। ये गलत थ्योरी माइंड में मत फंसा लेना कि इसमें ये लिखा है ना कि रिमेनिंग पार्टनरों ने अपनी कैपिटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का निश्चय किया, तो आप कहीं ये मत समझ लेना कि इनकी जो कैपिटल है वो इक्वल है न्यू वाली। हाँ जी, तो इसके बाद बेटा तो मेरी बात समझ में आ गई ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो भाई अब आपको क्या करना है। और एक और बात, एक और शानदार बात, चलो ये तो समझ में आ गया कि चलो सर ठीक है न्यू कैपिटल जो है वो स्पेसिफिक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सर, और जो फिर आएगा उसको बैलेंस शीट ही मान लेंगे सर, उसको हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट के नाम से दिखा देंगे और सर बैलेंस शीट उधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मिल गया टेस्ट? अरे इसका टेस्ट दे दो। हाँ जी, तो बातें नहीं, नाम लेके बताना पड़ेगा फिर मुझे। हाँ जी, इस तो फिर हाँ मेरी बात समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है बेटा ये, कि ये भी बात समझ में आ गई। चलो सर ठीक है कि जो कैपिटल है वो स्पेसिफिक रेशियो यानी कि इक्वल है यहाँ पर, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे है ना, और फिर उसको कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा देंगे। लेकिन सर सबसे बड़ी बात कि अनुराग जी बोल, सबसे बड़ी बात सर कि हमें न्यू कैपिटल दी नहीं है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में तो दी थी, इस क्वेश्चन में तो न्यू कैपिटल गिवन ही नहीं है। तो जिस क्वेश्चन के अंदर न्यू कैपिटल गिवन नहीं होती है तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे, जैसा कि मैं बता दूं, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपकी जो P है, P उसकी एडजस्टेड कैपिटल आएगी 13,200 रुपये, और जो R है उसकी एडजस्टेड कैपिटल आएगी 9,400 रुपये। आप क्या करना, इन दोनों को प्लस कर देना, दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ देना, वही न्यू कैपिटल है। अगर न्यू कैपिटल गिवन नहीं होती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल होती है उसको प्लस कर देते हैं, वो न्यू कैपिटल हो जाती है। उसको न्यू रेशियो, उसको एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पर एग्रीड रेशियो क्या है, इक्वल। तो ये जो आपकी प्लस करके बनेगी, ये बनेगी 22,600 रुपये। 22,600 रुपये को हम लोग प्लस करके, मतलब 22,600 को हम लोग बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो दोनों पार्टनरों की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 11,300 रुपये ईच। 11,300 रुपये फर्स्ट पार्टनर की, पी की, और 11,300 रुपये क्यू की। ये आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल हो गई, बैलेंस शीट हो गया। फिर आप एडजस्टेड को रिक्वायर्ड से, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं उसमें, रिक्वायर्ड कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल से आप कंपेयर करके जो भी डेफिशिएंसी और सरप्लस है वो, हाँ, तो फिर आपको रिक्वायर्ड कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करना है। तो किसी पार्टनर की हो सकती है डेफिशिएंसी आ रही हो और किसी पार्टनर की सरप्लस आ रही हो। तो पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था कि कैश में, लेकिन यहां पर उसने बोला है करंट अकाउंट ओपन करना है उस सरप्लस या डेफिशिएंसी के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जो P है उसका तो बेटा एक्सेस आएगा, सरप्लस, मतलब उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल कम है और उसकी एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है, तो वो अपने इस सरप्लस को बजाय विड्रॉ करने के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। अभी पीछे क्या हो रही थी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर विड्रॉ कर रहा था तो, लेकिन अब विड्रॉ नहीं करेगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। फिर ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो पी का करंट अकाउंट है ये उठ के आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में चला जाएगा, पी का करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? अगर किसी का एक्सेस होता है तो वो अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में चला जाता है। ठीक इसी तरीके से जब आप आर का चेक करोगे, उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल को उसकी एडजस्टेड कैपिटल से चेक करोगे, तो उसकी निकलेगी डेफिशिएंसी, शॉर्टेज। तो वो बजाय कैश में लाने के अपने करंट अकाउंट से एडजस्ट करवा रहा है, क्वेश्चन में बोला है। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिर ये कैपिटल अकाउंट में पोस्ट हो जाएगी, और बैलेंस शीट में जब किसी पार्टनर की शॉर्टेज होती है तो असेट्स में चली जाती है। तो आर्स करंट अकाउंट के नाम से न्यू बैलेंस शीट में असेट्स में चला जाएगा। आगे ना समझ में? आपने इसमें सब कुछ समझ लिया। न्यू कैपिटल नहीं दी हो तो कैसे पता करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ लो। रेशियो न्यू पीएसआर के अलावा एक एग्रीड रेशियो भी हो सकता है, ठीक है ना, और करंट अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उन करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कहां पर ट्रांसफर करते हैं, अगर शॉर्टेज वाला बैलेंस है तो कहां दिखाते हैं, डेफिशिएंसी वाला सरप्लस वाला बैलेंस है तो कहां दिखाते हैं बैलेंस शीट में। सारी सिचुएशंस हमने इस क्वेश्चन में क्लियर कर ली, ठीक है।
चलो फिर बाकी की बातें करेंगे अब कल, है ना।